आज तक हम केवल सुनते आए हैं कि कोई देश दूसरे देश पर केमिकल वॉर कर सकता है, बायोलॉजिकल वॉर कर सकता है। क्या कभी हम ये कल्पना भी कर सकते थे कि भारत देश के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बायोलॉजिकल वॉर शुरू करने की तैयारी थी इन लोगों की? जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन, न्यू दिल्ली। दोस्तों, आज जो यह वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में देश के प्रत्येक भारतीय को मालूम होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, पर क्या भारत अब तक शांति स्थापित कर पाया है? शायद नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकवाद, उग्रवाद पनपता रहा है, उससे यहाँ के लोगों को कभी शांति नहीं मिल पाई, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया, उनके जीवन में वो खुशहाली नहीं आ पाई जो एक आज़ाद मुल्क को और उसके लोगों को मिलनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है अशांति, और यह अशांति फैलाई जा रही है आतंकवाद और उग्रवाद के नाम पर, और इसको फैला रहा है केवल और केवल पाकिस्तान, जो नहीं चाहता कि भारत के लोग खुशहाल हों, भारत प्रगति कर पाए और विश्व में अपना एक स्थान बना सके। इसके लिए छद्म रूप में पिछले 40 वर्षों से पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लिया। हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवकों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के पुरुषों को बरगलाया और आतंकवाद में धकेल दिया, जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चे, 8 से 15 साल की उम्र के बच्चे हाथों में पत्थर लेके सड़क पर उतर गए हमारी सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव करने के लिए। दुनिया में शायद यह उदाहरण कभी देखने को ना मिला होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा कि 8 से 15 साल के बच्चे हाथ में पत्थर लेकर के सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और कारण क्या है? केवल अलगाववाद और आतंकवाद में लिप्त होकर के समाज को, राज्य को, देश को एक ऐसी दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया पाकिस्तान द्वारा, जिसका आज तक हम लोग निदान नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर से शुरू हुआ यह युद्ध, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यह युद्ध देश के सारे हिस्सों में धीरे धीरे करके फैल गया। आतंकवाद के नाम पर जिस प्रकार की घटनाएं भारत में हुई हैं, शायद विश्व के किसी देश में इस प्रकार की घटनाएं अभी तक नहीं हो पाई। आतंकवाद का चेहरा हर 10 वर्षों से 5 वर्षों में बदलता आ रहा है। इसका कारण ये है कि नए नए तरीके, नए नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और आतंकवाद का हर समय एक नया चेहरा हमें देखने को मिलता है। यह कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, और यह प्रत्येक भारतीय को सजग होने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के रूप को पहचानना, समझना, सतर्क होना कितना ज़रूरी हो गया है। हम केवल सुरक्षा बलों पर, पुलिस पर निर्भर ना रहें, हम स्वयं पर भी निर्भर रहें और इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, किस प्रकार से आतंकवाद का रंग और रूप बदल रहा है। हमने लैंड जिहाद देखा, हमने लव जिहाद देखा, अब दिल्ली में जो इस महीने नवंबर में जो ब्लास्ट किया गया, वह अपने आप में एक बिल्कुल नया तरीका इन लोगों ने चुना था। आज तक कभी भी भारत में
फियादीन अटैक नहीं हुआ था। लाल किले के परिसर में जिस प्रकार का ब्लास्ट अभी हाल ही में हुआ दिल्ली में, वह फियादीन अटैक ही था, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मारे गए और घायल हुए। और दोस्तों, जैसे जैसे इसकी पड़ताल शुरू हुई, इसके साथ ही नई नई परतें खुलती चली गईं। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि वाइट कॉलर प्रोफेशन के व्यक्ति इसमें लिप्त पाए गए। अभी तो सबको ये बात मालूम है कि प्रोफेशनली डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स इसमें लिप्त पाए गए। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को बनाने में एक मौलाना का हाथ है जो कश्मीर में था। और किस प्रकार से उस व्यक्ति ने, आप सोचिए, किस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक MBBS डॉक्टर्स को किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया होगा, कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया कि वो व्यक्ति एक ऐसे हादसे के अंदर इन्वॉल्व हो गया जिसमें ना केवल ब्लास्ट बल्कि स्वयं को भी उसने उसके अंदर ख़त्म कर दिया। तो यह सोचने का विषय है दोस्तों कि आतंकवाद का जो चेहरा है वो बदल रहा है। अभी सीमाओं पर शायद आतंकवादी घटनाएं कम होंगी, इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो लाल किले पर फियादीन अटैक हुआ, उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने जो जांच की, वह होश उड़ाने वाली जांच थी। आप सोचिए, आज तक हम केवल सुनते आए हैं कि कोई देश दूसरे देश पर केमिकल वॉर कर सकता है, बायोलॉजिकल वॉर कर सकता है। क्या कभी हम ये कल्पना भी कर सकते थे कि भारत देश के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर एक बायोलॉजिकल वॉर शुरू करने की तैयारी थी इन लोगों की? एक व्यक्ति जिसकी बैकग्राउंड साइंस की है, उस व्यक्ति ने ऐसा एक रसायन तैयार कर लिया था और उसकी योजना थी भारत के कुछ शहरों में जाकर के उस रसायन को खाद्य पदार्थों में या जल की टंकियों में मिलाने की, जिसके दुष्परिणाम शायद सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु होती। वह पानी जिसमें यह रेजिन नाम का केमिकल मिलाया जाता, वह फल, सब्जी या अनाज जिसमें यह रेजिन छिड़का जाता, उसे खाने के पश्चात 2 से 3 दिन के अंदर हजारों लोग मारे जाते। ये जो इतना बड़ा मैसेकर करने की योजना इन लोगों ने बनाई है, यह ऐसे नहीं बनी होगी, महीनों और सालों की योजना इन लोगों ने बनाई होगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये जितने भी इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हुए इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो मदरसा है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये केवल और केवल रेडिकल्स तैयार कर रहे हैं दोस्तों। भारत देश की सुरक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो ये मदरसा और ये इस्लामिक एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं। अब तक हम लोगों का ध्यान केवल और केवल मदरसों पर था, लेकिन अब लाल किले पर हुए इस हमले के बाद यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि इनकी हर यूनिवर्सिटी, इनका हर कॉलेज, इनका हर इंस्टीट्यूट केवल और केवल आतंकवादी उत्पन्न कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अचानक कैसे खड़ी हो गई? इन सभी डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंकवाद की फैक्ट्री थी दिल्ली NCR में? इसके तार जुड़े हुए हैं जो लगभग 3000 किलो RDX मिला फरीदाबाद के अंदर। आप सोच कर देखिए दोस्तों, यदि यह 3000 किलो RDX पूरे देश में फैलाया जाता तो कितनी भयावह स्थिति हम लोगों के लिए पैदा हो जाती। ये जो केमिकल अगर फैलाया जाता, कितनी बड़ी स्थिति खराब हो जाती। क्या हमारा मेडिकल सिस्टम, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसीज इसके लिए तैयार थी? शायद नहीं।
इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को अब एक सिपाही की तरह सोचना होगा और एक्ट करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग आतंकवाद का और ज़्यादा विभत्स चेहरा देख सकते हैं। आपको अवश्य मालूम होगा कि सेफ हाउस के रूप में 2.5 से 3 फीट मोटी दीवारों के बंकर्स मिले हैं दोस्तों। आप सोच कर देखिए कि ये बंकर क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, और शायद कहीं चूक हुई है कि इस प्रकार के बंकर्स जब बन रहे थे तो किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, और जब ये बंकर बनकर तैयार हो गए तो आप सोचिए कि यही आतंकवादी जो डॉक्टर्स थे, ये सभी लोग उन सेफ हाउसेज में जाकर रहते और शायद दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से ब्लास्ट की स्थिति में आ जाती। आप सोच कर देखिए दोस्तों, आज इन्होंने बंकर बनाए हैं, कल शायद इनकी योजना हो कि दिल्ली एनसीआर में जो विशेष स्थान है हमारे, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें और स्थान है, संभावना है कि ये लोग टनल्स बनाएं और टनल्स के माध्यम से ये लोग कहीं ब्लास्ट करने की योजना बना सकते हैं। तो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है हमारी सुरक्षा एजेंसीज को और प्रत्येक भारतीय को। कोई भी संदिग्ध गतिविधि यदि हमारे संज्ञान में आती है तो उसे तुरंत निकटस्थ पुलिस स्टेशन में या सुरक्षा एजेंसीज के ऑफिसेज में फ़ोन करके या व्यक्तिगत रूप से जा कर के अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा करना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो स्कूल में गया हुआ है वो सुरक्षित घर वापस आए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर की महिलाएं यदि किसी कार्य से बाहर गई हैं वो सुरक्षित घर वापस आ जाएं? एक और बात दोस्तों बताना चाहूँगा जो अक्सर हम लोगों ने देखी है कि जब भी ब्लास्ट होता है, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना इस प्रकार की होती है, लोग वहाँ जाकर के तमाशा करते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी कभी ब्लास्ट होता है ये मल्टी लेवल पर काम किया जाता है। एक पहले टेस्टिंग की जाती है छोटे ब्लास्ट से, उसके बाद पुनः एक ब्लास्ट किया जाता है जो बड़ा होता है। तो इस वीडियो सेल्फी लेने के चक्कर में कहीं आप उस चपेट में ना आ जाएं। तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए इस प्रकार के स्थान जहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, कोई आतंकवादी हमला हुआ है, उससे जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग दूर जाने का प्रयास करें। यह तो एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, हो सकता है कि इस प्रकार की कितनी गाड़ियाँ जो खबरें आ रही हैं इन लोगों ने खरीदी थी फेक नाम से। 32 गाड़ियाँ इन लोगों ने खरीदी थी जो देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर ब्लास्ट की जानी थी, और यह 3000 किलो जो RDX मिला है दोस्तों, इसका उपयोग इन्हीं 32 गाड़ियों में किया जाना था। तो आप सोच के देखिए, मुंबई में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए थे और घायल हो गए थे। यदि यही स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 32 स्थानों पे होती तब क्या होता? तो आवश्यकता है हम लोग सतर्क रहें, सजग रहें और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें कि हमारे आसपास यदि कोई घटना होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दुर्घटना से पहले क्या करना है और दुर्घटना के बाद क्या करना है। आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा ट्विन टावर्स में जो एयरक्राफ्ट क्रैश किए गए थे उसकी ओर भी। ऐसी बहुत बड़ी संभावना है कि भारत में भी इस प्रकार की कोई योजना इन लोगों ने बनाई हो। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर ये डॉक्टर्स बन सकते हैं या डॉक्टर्स का रेडिकलाइजेशन हो सकता है तो पायलट का भी हो सकता है, किसी साइंटिस्ट का भी हो सकता है। यदि एक जहाज में 2 पायलट होते हैं और एक पायलट रेडिकलाइज्ड है तो आप सोच के देखिए, एक जहाज में 150 से 300 मुसाफिर होते हैं और वह व्यक्ति उस प्लेन को किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में या किसी विशेष स्थान पे ले जाकर क्रैश करता है
तब क्या हो सकता है। तो आवश्यकता है हर क्षेत्र में ये रेडिकलाइज्ड को, लोगों को छांटने की, जिनका समर्थन आतंकवाद को है, जो केवल और केवल आतंकवाद को पनपाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इस देश को अपना नहीं मानते, इस समाज को अपना नहीं मानते। उनका कोई धर्म नहीं है, उनका एक ही धर्म है, आतंकवाद। ये रेडिकलाइज्ड लोग किसी भी क्षेत्र में अब होने की संभावना है दोस्तों। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, अगर वो लोग रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं तो आप सोच कर देखिए, एक पंक्चर वाला, एक पेंटर, एक प्लम्बर, उसको रेडिकलाइज करने में कितना कम समय लगेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आज इस बात की भी आवश्यकता है कि स्लीपिंग सेल्स के नेटवर्क को जल्द से जल्द ढूंढ के ख़त्म करना होगा, क्योंकि यही स्लीपिंग सेल्स इनकी बैकबोन है। इनका जो फंडिंग का जो तरीका है उस पर भी कड़ा प्रहार करना होगा। यद्यपि काफ़ी लगाम लगी है, लेकिन फिर भी एक बहुत विशेष प्रकार की मॉनिटरिंग करनी होगी। विशेषकर कश्मीर में जो पैसा जा रहा है, आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है और वापस कहाँ जा रहा है, इस पर बहुत सख्ती से आरबीआई को और बैंकिंग सेक्टर को ध्यान रखना होगा। अगर हम स्लीपिंग सेल्स को के नेटवर्क को तोड़ दें और इनके फंडिंग की जो चेन लाइन है, सप्लाई चेन है, उसको तोड़ देंगे तो काफ़ी हद तक इनकी कमर टूट सकती है। और एक बात और विशेष ध्यान देने वाली है, जितने भी केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल बेचने वालों की दुकानें हैं, इनके लिए भी कुछ नॉर्म्स बनाने बहुत आवश्यक हैं कि एक सर्टेन तादाद के बाद केमिकल किसी को नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर अब ये लोग बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर से भारत को हिलाना चाहेंगे। अब ये शायद गोली नहीं चलाएंगे, शायद बम नहीं फेंकेंगे, शायद टिफ़िन बम नहीं फेंकेंगे, वो शायद अब हिस्ट्री हो चुका है। आने वाला समय, संभावना है ये लोग पूरी तरीके से तैयार हो करके बायोलॉजिकल अटैक करें, केमिकल अटैक करें। तो बहुत आवश्यक है, और देश के राज्य के सभी ऐसे विभाग जो जल संचयन और जल प्रवाह पर नियंत्रण रखते हैं, वो इस पर ध्यान दें कि पानी की जितनी भी टंकियां हैं जो शहरों में, गांवों में पानी सप्लाई करती हैं, उनकी सुरक्षा करनी बहुत आवश्यक है। हमारी नदियों का पानी पर सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा केमिकल अगर किसी भी नदी में या टंकी में डाल दिया गया तो वह बहुत भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, केवल आपको जागृत करने के लिए कि आने वाला समय आतंकवाद का गोली और बम का नहीं होगा, बल्कि रेजिन और दूसरे केमिकल्स का होगा। तो आप देखते रहिए DSH चैनल को और जुड़े रहिए। और आपके कोई कमेंट्स हों तो नीचे लिखे बॉक्स पर अवश्य लिखें अपने कमेंट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।